नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां कांग्रेस और बसपा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी एक बार फिर से गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बलिया में बयान देते हुए कहा कि उनका निशाना प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर है। अजय राय ने साफ किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहा, बल्कि आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी करवाई। अजय राय ने यह भी दावा किया कि अगर वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते। उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस में चुनाव के दौरान जिन डीएम और कमिश्नर ने बसपा को फायदा पहुंचाया, उन्हें अब जल आयोग का CIO बनवा दिया गया। अजय राय ने इस बयान पर अब बसपा की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि यह बयान राजनीतिक हलचल जरूर पैदा करेगा। सुनिए। हमेशा संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। बाबा विश्वनाथ का चंदन आप देख रहे होंगे मेरे सर पे लगा रहता है। मैं उनका भक्त हूँ, दिखावटी नहीं हूँ मोदी जी की तरह। इसलिए कि जनता प्यार करती है हमसे, जनता चाहती है। जनता आई, काशी के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, आके उन्होंने सम्मान किया। क्यों? क्योंकि 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था और चुनाव आयोग ने मुझे ज़बरदस्ती हरवाया। वहाँ का डीएम कमिश्नर आज दिल्ली में जल आयोग का CEO बना दिया मोदी जी ने, कौशल राज शर्मा। आप देख सकते हैं क्या उनकी भूमिका रही। इसकी जांच कराए चुनाव आयोग। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से जांच कराए कि 7 राउंड चुनाव जीतने वाला व्यक्ति कैसे चुनाव हार गया। और 1 बजे के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट से बनारस को हटा दिया। 542 सीट का अपडेट आ रहा था, केवल बनारस के अपडेट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसकी जांच करावें और सारी बातें सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं मोदी जी बनारस से, वो वोट चोरी करके बने हैं। ये पूरा बनारस जान गया, पूरा देश जान गया। राहुल जी ने बात उठाई तो निश्चित तौर से एक लोग जान गए कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। अब ये पूरी तरीके से राहुल जी ने उठाया। अभी कुछ और सीटें, 44 सीटें उन्होंने बता रहे हैं, और सीटें हैं बनारस में भी। हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं। अभी बनारस के अंदर एक एटम बम बड़ा वाला फटेगा बहुत जल्द। एक घर घर की जांच हम लोग भी करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं कितने वोट, और कहीं मकान नंबर ही पता नहीं चल रहा कि मकान नंबर है ही नहीं, और वो मकान नंबर पे सैकड़ों वोट बने हुए हैं। अभी सारी चीजें चल रही है, बहुत जल्दी तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब बनारस की जनता कह रही है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। काशी की जनता माला पहना रही है, काशी की जनता ढोल नगाड़ा बजा रही है। काशी के अंदर अजय राय को लोग प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई अब काशी के लोग बताएंगे। मैं तो निश्चित तौर से उनका सेवक हूं, उनका भाई हूं, परिवार वाला हूं। केवल वोट लेने के लिए नहीं आता, उसी माँ गंगा का पुत्र हूं। माँ गंगा में पैदा हुआ, उसी माँ गंगा में समाहित हो जाऊंगा। मैं गुजरात से नहीं आया, अहमदाबाद से नहीं आया। हम सब लोग काशीवासी हैं। काशीवासी, अगर मुझे काशीवासी मानते हैं सांसद, तो उनका सेवक हूं, उनके साथ आधी रात को खड़ा रहूंगा। इनकी तरह झूठा हो, बनावटी मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं उनके दिल में हूं। अब बात एक गौरवशाली क्षण की, जिसने भारत के अंतरिक्ष इतिहास को नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अंतरिक्ष मिशन को लौटे ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला ने मुलाकात की और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला को अनुभव भारत के आगामी मिशनों, खासकर गगनयान और स्पेस स्टेशन परियोजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुक्ला ने बताया कि उन्होंने अपने मिशन के हर पहलू को विस्तार से डॉक्यूमेंट किया है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सुझाव दिया था। इस मुलाकात में चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद सरकार के अटूट समर्थन और चंद्रयान 3 की सफलता की भी चर्चा हुई। शुक्ला ने कहा कि अब भारत के पास आत्मनिर्भरता के जरिए वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनने का मौका है। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत को एक प्रेरणादायक क्षण बताते हुए एक्स पर सजा किया और दोहराया कि भारत यदि स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता रहा
तो उसका भविष्य अंतरिक्ष में भी उज्जवल रहेगा। सुनिए। काफ़ी सारी चीज़ें सर स्पेस पे फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर। स्पेस स्टेशन और गगनयान सर। जो हमारे बड़े मिशन हैं सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है सर, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं जी सर। काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जब मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर आज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन अब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्याय की उम्मीद में कई बार मंत्री आवासों पर घेराव किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। इनका आरोप है कि सरकार की ओर से कोर्ट में कमज़ोर पैरवी की जा रही है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया लटक गई है और हजारों युवाओं का भविष्य उधार में है। प्रदर्शनकारियों चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनेगी या फिर ये आंदोलन और विकराल रूप लेगा। देखिए। चाचा चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चाचा चुप्पी तोड़ो।
अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की बड़ी खबर की। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगा दी है। आज दिल्ली में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन का औपचारिक रूप से स्वागत किया और उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बसपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राधाकृष्णन के सरल और ईमानदार जीवन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका चुनाव देश को गर्व का अनुभव कराएगा और लोकतंत्र को और मजबूती देगा। राधाकृष्णन 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें करीब 160 सांसदों की उपस्थिति की उम्मीद है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा और एनडीए को पूरा भरोसा है कि राधाकृष्णन को विपक्ष समेत सभी दलों का समर्थन मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ओर से क्या रणनीति अपनाई जाती है। देखिए, टीडीपी के हमारे साथी राम मोहन नायडू जी और लालू श्री कृष्ण देव जेडीयू के हमारे साथी राजीव रंजन दलन जी और संजय कुमार झा जी, दिलेश्वर कामत जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सब ने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है, बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें।
आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। राष्ट्रीय उपलब्धियों पर सवाल उठाने वाले को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा तब भी कांग्रेस ने संदेह जताया। चौहान ने यहां भी कहा कि जब हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे साहसी ऑपरेशन किए तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए और सबूत मांगने में लगी रही। मंत्री ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समय पूरा देश उनकी वीरता पर गर्व कर रहा था उस वक्त कांग्रेस ने संसद में हंगामा किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि राष्ट्रीय गर्व के मौकों पर राजनीतिक नहीं, एकता और समर्थन की ज़रूरत होती है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस बयान का क्या प्रतिक्रिया देता है। मैं बड़े व्यथित मन से ये कह रहा हूं कि कुछ चीजों को तो राजनीतिक मतभेदों के ऊपर उठ के देखना चाहिए। जब जब देश के जीवन में गौरव के पल आए, देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस ने आंसू बहाए, उस पर सवाल उठाए। हमारा चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के उतर गया, देश उल्लास से भरा था। कांग्रेस सवाल उठा रही थी। हमारी सेना ने शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, देश गर्व से भरा था, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही थी। एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, जब हमारी सेना दुश्मन को मारती है और तब जब सारा देश खड़ा हो जाता है, कांग्रेस उस पर भी सवाल उठाती है, प्रश्न पूछती है और कोशिश करती है कि हमारा नुकसान कितना हुआ ये बताओ। हमारे वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। कोविड की वैक्सीन हमने बनाई मोदी जी के नेतृत्व में, 100 से ज्यादा देशों में लग गई, लोगों की जान बची। लेकिन कांग्रेस कहती है तुम मोदी वैक्सीन लगवा मत लेना। शुभांशु शुक्ला, कितना बड़ा गर्व है, गौरव है देश के। आज जब सारा राष्ट्र पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत कर रहा है, तब जब संसद में उनकी उपलब्धियों पर चर्चा होनी थी, कांग्रेस ने बैल में जाके हंगामा मचाया। क्या पक्ष और विपक्ष को आज एक स्वर से शुभांशु शुक्ला जी का अभिनंदन नहीं करना चाहिए था? क्या देश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, दुनिया आश्चर्य से देख रही है। कांग्रेस को इस चर्चा में भागीदार नहीं बनना था? आखिर क्यों? जब देश का सम्मान बढ़ता है तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ होती है।
हल्ला हंगामा सवाल उठाना। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि देश को गर्व और गौरव भरने वालों के सम्मान पर सवाल नहीं है? क्या आप उनका अपमान नहीं कर रहे? क्या यह आपकी देशभक्ति है? सारा देश देख रहा है, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। एक सर महत्वपूर्ण सवाल है कि कल परीक्षण किया है और आज जो लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों पर एक कार चढ़ा दी गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह मामला है लखनऊ के आशियाना इलाके का, जहां 3 बच्चे कॉलोनी में खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। तभी एक पड़ोसी युवक ने अपनी कार जानबूझकर एक बच्चे पर चढ़ा दी, जिससे 2 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों में से एक को गंभीर चोटें आई और उससे 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। पीड़ित परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की तो आरोप है कि कार चालक और उसके परिवार उन्हें धमकाया और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। हैरानी की बात यह है कि घटना में के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या लापरवाही से आगे बढ़कर यह एक इरादतन मामला था? पुलिस की भूमिका भी सवालों के में घेरे है, क्योंकि सीधे साबित होने के बावजूद कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? देखिए। आ गया। ये उसके अंदर गए तब बेहोश हुए। बहुत तेज इनके पापा चला रहे थे। इतना झूठ बोलते हैं। नहीं, वो लड़का चला रहा है। नहीं, कहाँ है लड़का? ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहिए हम टीवी भारत के साथ।